नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लोग लगातार कुछ अहम विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, जिनका सरोकार आम लोगों से है और कोशिश ये रहती है कि जो छात्र हैं, उनके मुद्दों को हम लोग मुखरता से और बहुत प्रखरता से उठाएं। आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन में पढ़ने वाले हजारों भारतीय जो वहां पर एमबीबीएस करने गए थे, उनके सामने एक संकट आ गया। सरकार ने पहले उनको लाने की बहुत मशक्कत करने के बाद उनको लाया गया, अब लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और अगर पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना होता है। वो एग्ज़ाम भी पास किया, उसके बाद भी उनको यहाँ समस्याएँ हो रही हैं। तो ये जो शो है, वो खासकर उन छात्रों के लिए है, जो विदेश में जाकर के एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस करना चाहते हैं क्योंकि देश में अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेजों की फीस इतनी ज़्यादा है कि अफ़ोर्ड करना एमबीबीएस की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब शुरुआती 80 लाख के ऊपर होती है, जो कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और केस स्टडीज़ हैं। हम पहले अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़िलुर रहमान साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रहीक ग्लोबल स्कूल के। हमारे साथ डॉक्टर सूरज कुमार है जो कि यूक्रेन से एमबीबीएस करके आए हैं। इस वक़्त अयोध्या में अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ सागर वर्मा है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं बांग्लादेश में। और आखिर में मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर सवालों के जवाब देंगे, फैज़ अहमद साहब जो डॉक्टर हैं हिंद एमबीबीएस अब्रॉड के। सबसे आखिर में भी फैज़ साहब के साथ आऊँगा पास आऊँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल भी फैज़ साहब के साथ है क्योंकि फैज़ साहब ही क्लैरिफ़ाई करेंगे तमाम उन सवालों के जवाब देंगे, जो कि एक स्टूडेंट या उसके परिवार वालों के दिमाग में है, जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है। सबसे पहले सूरज साहब, आप एमबीबीएस करी आपने यूक्रेन से, आप भारत में आ गए हैं, इस वक़्त किस तरीके की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो बताइए? नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और मैं यूक्रेन उज़्ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी एक था, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया था और मैं लास्ट ईयर 2 महीने ही मेरे बचे हुए थे, जब वार हो गया और उसी दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत मुझे यहाँ लाया गया। उसके बाद यहाँ इंडिया पे आने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन, एफएमजी स्टार्ट में कहते हैं। उसको हमें पास करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे लैंग्वेज या और कुछ वजहों से हमारा वहाँ का इंटर्नशिप यहाँ मान्य नहीं है, इसलिए हमें अगेन इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो मैं वही इंटर्नशिप फुलफ़िल कर रहा हूँ, इस समय अयोध्या मेडिकल कॉलेज में मेरा अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद मैं वहीं से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। दिक्कत हम मेरी पर्सनल नहीं, मेरे जो यूक्रेन के जो मेरे साथी हैं, सबकी क्या दिक्कत है कि जो 2 महीने हमारी एजुकेशन बची थी, जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि वो हमें रिलैक्सेशन के नाम पे 2 महीने जो एजुकेशन बची, उसके लिए हमें 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। ऑलरेडी वहाँ पे हमने 6 साल की पढ़ाई की, यहाँ पे आके 6 महीने हमारे लग जाते हैं वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने में और देने में, रिज़ल्ट आने में। और ये 4-5 महीने ले लेते हैं हमारी इंटर्नशिप का जॉइनिंग देने में। कई-कई स्टेट तो 1-1 साल ले लेते हैं सिर्फ़ इंटर्नशिप देने में, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है। उसके बाद भी उसमें 2 साल आप इंटर्नशिप करा रहे हैं, वो भी विदाउट पेड। मतलब ये ह्यूज अ, टाइम हो जाता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वित्तीय समस्या भी आने लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समस्या है। टाइम फ्रेम हो जाता है ये। जी, जी, ये समस्या है। सागर आप बांग्लादेश से एमबीबीएस कर रहे हैं। कैसा अनुभव है वहाँ पर? क्या माहौल है? अ, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं और जिनके बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं और वो देख रहे हैं हमारा शो, उनको बताइए कि आप बांग्लादेश से एमबीबीएस कर रहे हैं। जी क्या सर अनुभव है नमस्ते मेरा आपका? नाम सागर है। मैं एमएस अमरीटा मेडिकल कॉलेज से अभी एमबीबीएस में कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर ये कॉलेज चूज़ करने का और बांग्लादेश चूज़ करने का मेरा मेनली पर्पस ये था कि हमारा क्लाइमेट सब कुछ सेम है, स्टडीज़ हुँ, वगैरह सब कुछ सेम है, अफोर्डेबल है, ट्रांसपोर्टेशन वेरी बहुत कम्युनिकेटिव है, मतलब जब चाहो तब आप घर जा सकते हो, अफोर्डेबल है। तो इसलिए आपने वहाँ से चूज़ किया। जी सर और यहाँ पे एफएमटी रेशियो जो है, पासिंग रेशियो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। मतलब 10 में से 9 अच्छा, बच्चे एफएमजी का जो हमेशा रेशियो है निकलते ही हैं। हाँ, अच्छा, वो काफ़ी अच्छा है।
ठीक है, जी तो सर। सागर ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश क्यों चूज़ किया। अब हम आते हैं फैज़ साहब के साथ। फैज़ साहब का जो हिंद एमबीबीएस है, वो तमाम बच्चों को जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं। उनके जो कागज़ात हैं और उनकी मदद करते हैं कि वो बाहर जाकर के पढ़ाई कर लें। फैज़ साहब पहले जो तमाम दर्शक हैं, उनको बताइए ये एफएमजी एग्ज़ाम है, जिसकी बात डॉक्टर सूरज ने की। उस एफएमजी एग्ज़ाम के बारे में बताइए, एफएमजी एग्ज़ाम क्या होता जी, मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने यहाँ पे मुझे याद किया। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जैसे अभी सूरज ने बताया कि इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे फ़ॉरेन से एमबीबीएस करके तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे एनएमसी है, एनएमसी से पहले यहाँ पे 2018 से पहले यहाँ पे जो थी वो एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है? जी। जो कांग्रेस के टाइम में थी, एमसीआई थी यहाँ पे। फिर अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया मेडिकल पे, वाक़ई अच्छे काम को तो अच्छा ही कहा जाएगा। और इन्होंने जी, जी। बिल्कुल मेडिकल में जो सीट्स थी, जो इंडिया में लगभग 50,000 समथिंग सीट्स थी, उनको इस सीट्स को उन्होंने दुगना कर दिया, अभी हुँ, लगभग 6-7 साल में। और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो एमसीआई लाया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने लाया। तो हुँ, इसमें इन्होंने कहा कि जो बच्चे पहले क्या था कि जो बच्चे बाहर से फॉरेन से एमबीबीएस करेंगे, 54 मंथ्स के एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे वो। हुँ, और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या था कि वो इंडिया में आके 1 साल इंटर्नशिप जैसे एफएमजी एग्ज़ाम निकालेंगे, जैसे सूरज ने भी बताया कि एफएमजी एग्ज़ाम निकालने के बाद इंटर्नशिप करने के बाद उनसे लाइसेंस मिल जाती है। हाँ? हुँ, तो उस तरह से अभी जैसे उन्होंने बताया कि मैं एफएमजी एग्ज़ाम यहाँ पे अभी क्लियर करके जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो ये हुँ, एनएमसी का जो गज़ट था, उस हुँ, गज़ट के हिसाब से इनको लाइसेंस एग्ज़ाम जो है यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे मिल जाना चाहिए था। लेकिन एनएमसी ने अभी क्या कर दिया है कि 18 नवंबर 2021 18 नवंबर हुँ, 2021 के बाद जो बच्चे इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने के लिए गए हैं, उन्होंने हुँ, ऐसा इसलिए किया कि जो बच्चे 2 साल इंटर्नशिप इसलिए इन्होंने कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉरेन में एमबीबीएस करते थे वहाँ पे, उसके बाद इंडिया में आते थे और उसके बाद वो क्या करते थे कि यहाँ पे इस पे हॉस्पिटल वगैरह में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराकर 1 साल जो है इधर-उधर घूमते थे वो, टाइम खींच लेते थे अपना। और एनएमसी तो कुछ नहीं कर सकती थी, वो प्रैक्टिस 1 साल का लाइसेंस इंटर्नशिप वगैरह लाके से दिखा देती थी। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप 1 साल इंटर्नशिप आप अपने उसी कंट्री में जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है 54 मंथ्स का, उनका खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि उनका पर्सनल हॉस्पिटल है, पेशेंट फ्लो वहाँ पे होगा तो बच्चे पेशेंट भी देखेंगे। और दूसरी एनएमसी क्या चाहती है, रोटेशन प्रैक्टिस चाहती है। हुँ, क्योंकि इंडिया में जो बच्चे एमबीबीएस यहाँ पे करते हैं 54 मंथ्स के एमबीबीएस जो करते हैं, इन्हें भी रोटेशन प्रैक्टिस कराया जाता है। यानी एक स्टूडेंट अगर वहाँ पे प्रैक्टिस करता है, तो उसे कार्डियक में भी, गैस्ट्रो में, न्यूरो में, जनरल मेडिसिन में, इमरजेंसी मेडिसिन सब में उसका 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे क्योंकि इंडिया में जब वो आएगा अगर मास्टर करना चाहेगा, अगर उसने सिर्फ कार्डियक से वहाँ से इंटर्नशिप किया, तो यहाँ पर आके अगर वो चाहता है उसे अगर उसके रैंक के हिसाब से अगर उसे न्यूरो मिल गया, तो फिर उसे तो कार्डियक का ज़्यादा नॉलेज होगा, न्यूरो का तो सिर्फ उसके पास नॉलेज कम होगा। तो एनएमसी चाहती है कि आपका जो इंटर्नशिप होना चाहिए वो रोटेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने बताया कि जब इंडिया पे हमारे पास जब 18 नवंबर 2021 के बाद जो बच्चे एमबीबीएस करने फॉरेन में गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनका 5 इयर्स का ट्रैवल हिस्ट्री लूँगा उनका कि बच्चे वो 6 ईयर तक वहाँ गए थे और 1 साल वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ आएँगे एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। इसे समझ लीजिए ये क्योंकि 2023 सेशन के लिए एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट है। अगले साल से ये एग्ज़ाम नहीं जो बच्चे जो है 24 सेशन से एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे फॉरेन में उनका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नाम है नेक्स्ट, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट नाम है उसका, हुँ। नेक्स्ट ईयर से। तो मतलब फिर वो एसएमजी एग्ज़ाम नहीं, दूसरा एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये इस साल जो है 2023-24 सेशन जो है, उसमें ये सौरभ जी ये गवर्नमेंट जो है इस साल लास्ट एग्ज़ाम ले रही है बच्चों का, जिसमें लाइसेंस का सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा। और अभी इंटर्नशिप जो है उन्होंने कर दिया है कि 1 साल वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे और इंडिया में आने के बाद जो एफएमजी निकालेंगे वो, इंटर्नशिप जैसे वो कंप्लीट करेंगे उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। उस हिसाब से जैसे सूरज बता रहे हैं कि हमने इंटर्नशिप कंप्लीट हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो जो एनएमसी के गज़ट के हिसाब से एमसीआई का जो गज़ट था, उसके हिसाब से इनको तो लाइसेंस मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक मिला नहीं है इनको और इंटर्नशिप कराई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि जी, हम लोग ये जो शो भी है और सूरज के साथ पहले ही बात की है, तो ये हम लोग इसको हाइलाइट भी कर रहे हैं और हाइलाइट करना भी चाहते हैं, क्योंकि जी, जी, जी। जैसे कि फैज़ भाई देश में तो जो प्राइवेट में आप चले जाइए मेडिकल की पढ़ाई करना तो मतलब समझिए कि खेती बेच के लोग पढ़ाते हैं अगर जी। मतलब नहीं तो बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ज़रूर साहब, आप सुन रहे थे अभी देखा आपने यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ ये समस्या हो गई। आपका क्या दृष्टिकोण है? आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर?
बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें जोड़ा और इतने अच्छे टॉपिक पर आप डिबेट करा रहे हैं। इससे न सिर्फ ये कि जनता को या हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को समझने में और गाइडलाइन मिलेगी, समझने में आसानी होगी और प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, बल्कि इससे एक मैसेज भी देश को और यहाँ की गवर्नमेंट को जाएगा या जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में हमने ये महसूस किया है, क्योंकि पिछले 11 सालों से मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मैं टच में रहता हूँ, आना जाना रहता है। तो बहुत सारी चीजें प्रॉपर वे में चैनलाइज होकर के गवर्नमेंट की अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचती। उसकी वजह से भी जो है ना प्रॉपर एक्शन नहीं दिया जाता है। अगर किसी जगह कुछ हो रहा है और अगर वो सही गजट के हिसाब से नहीं है तो प्रॉपर वे में हमें एप्लीकेशन राइट अप करके कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए। और खास तरीके से गवर्नमेंट ने मेडिकल फील्ड में जितनी ज्यादा इस्लाहात की है, जिस तरीके से इस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस इशू पर भी सोचेगी। जहां तक एक इशू ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप कराया जाता है, ये बहुत संगीन मसला है। आज जबकि हम कहते हैं भाई स्कूल के बच्चों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चों को देंगे, पीएचडी के बच्चों को देंगे, तो एक वो बच्चा जो एक महंगी रकम खर्च करके मेडिकल की पढ़ाई करके आया है, विदेश से आया है, तो 1 साल इंटर्नशिप भी कर लिया है, गजट के हिसाब से उसको लाइसेंस मिल भी जाना चाहिए, फिर भी हम किसी बेसिस पर व्हाट एवर रीजन, जैसे इन्होंने कहा फैज साहब ने कि भाई रोटेशनल प्रैक्टिस नहीं होती है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि रोटेशनल प्रैक्टिस एक एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और रोटेशनल प्रैक्टिस के बाद अगर वो सिर्फ एमबीबीएस करके भी प्रैक्टिस करेगा तो वो हर तरह के पेशेंट को कम से कम प्राइमरी केयर में तो देख सकता है। और अगर इसका लैक है बाहर के बच्चों को तो ये होना चाहिए, आई विल सजेस्ट इट कि रोटेशनल प्रैक्टिस करवाया जाए। लेकिन हम गवर्नमेंट कम से कम 20,000 30,000 कुछ इंटर्नशिप में स्कॉलरशिप के नाम पर या कुछ कंपनसेशन के नाम पर गवर्नमेंट को देना चाहिए। और इसमें बहुत जरूरी, क्योंकि बेगर देखिए कभी कभी इंटर्नशिप आप जानते हैं कि 7 दिन ड्यूटी होती है, पूरे साल ड्यूटी होती है, कोई वीकली ऑफ नहीं होता बहुत सारे कॉलेजेस में। मुझे लग रहा है कि ये जो सूरज जी कर रहे हैं इनका क्या है, 7 दिन है या इनको ऑफ मिला है या नहीं मिला है, और एक पैसा अगर नहीं मिले तो बहुत अफसोस होता है। तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट जब जनता के साथ की बात करती है तो हमें ये कहना है कि डॉक्टरों का भी साथ, और डॉक्टरों का साथ उन पर जुल्म करके नहीं, उनको इंसाफ दे करके, उनको कंपनसेशन देकर होना चाहिए। ठीक है। फैज साहब बहुत अच्छी बात बोली ज़रूर साहब ने। फैज साहब ये बताइए, जो एफएमजी है, जो एग्जाम देना पड़ता है बच्चों को आजकल के, सबसे ज्यादा किस कंट्री की है? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से जब बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं वो क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर एफएमजी आकर के? देखिए एफएमजी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अभी जो मौजूदा साल है 2023 जो सेशन है, इसके बाद एफएमजी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो आप बैक में देखेंगे, कम से कम 10 इयर्स का देखेंगे, एफएमजी रेशियो देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो एफएमजी पासिंग रेशियो है पूरे वर्ल्ड में टॉप 1 पे बांग्लादेश का है। इसका रीजन ये है कि बांग्लादेश ने क्या किया कि जो इंडिया का जो सिलेबस पैटर्न है उसी पैटर्न को उठाकर उसने अपना सिलेबस बना दिया। पहला उन्होंने ये काम किया। दूसरा, जो ज्यादातर इंडियन ऑथर की उन्होंने बुक अपना खुद चलाना शुरू कर दिया वहां पे, कि उन्हें पता है कि इंडिया का ऑलरेडी मेडिकल सिस्टम काफी एडवांस है हमारा। काफी देख रहे हैं कि जो यूएस असेंबली वगैरह जो है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया के बच्चे ज्यादा निकालते हैं। और अब तो देख लेंगे जितनी एशियन कंट्रीज है ज्यादातर जो है, आप इधर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश की बहुत सारे मेजर पेशेंट सब इंडिया में ही आके यहाँ पे जो है इलाज करवाते हैं, यहाँ पे ट्रांसप्लांट वगैरह जो है। तो हमारा मेडिकल सिस्टम ऑलरेडी वो जान है कि काफी एडवांस हो चुका है यहाँ पे। उन्होंने देखा कि मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो इंडिया का पैटर्न सिलेबस है एनएमसी का, एमसीआई का, उसी सिलेबस को उन्होंने अपना सिलेबस बना दिया। ज्यादातर इंडियन ऑथर की बुक वहां पे चलाते हैं वो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो कंट्रीज है वहां पे, उनकी जितनी पूरी आबादी है उतने लोग तो सिर्फ ढाका में रहते हैं। तो एक पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है, जिससे बच्चे ज्यादा पेशेंट देखते हैं वहां पे, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, और यहाँ आके उनके लिए लाइसेंस का एग्जाम काफी आसान हो जाता है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जो एफएमजी पासिंग रेशियो है पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप 1 पे वो बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। सागर, ये बताइए, आप बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बच्चों के, जब आपने यूक्रेन वाला देखा पूरा क्राइसिस, आप लोगों के जहन में भी कुछ सवाल आए होंगे कि आप जब इंडिया आएंगे वापस प्रैक्टिस करने के लिए, एफएमजी एग्जाम देंगे, क्लियर होगा, उसके बाद कितनी इंटर्नशिप, क्या कुछ सवाल आते हैं जहन में आप लोगों के? जी सर, बिल्कुल। जैसे भैया लोग, जैसे सूरज भैया का मैंने देखा था कि एफएमजी का ऐसा सीन था। बाकी सबका भी देखा था हम लोगों ने।
तो जैसे कि फैज सर है, इनसे कांटेक्ट किया था मैंने कि कैसे क्या है, आगे क्या एग्जाम देना है, हम लोग को नेक्स्ट देना है या एफएमजी देना है। जैसे नेक्स्ट है तो अब तो गवर्नमेंट ने सबके लिए कर दिया है, चाहे वो इंडिया से पढ़े या आउट ऑफ इंडिया पढ़े, सबको देना नेक्स्ट एग्जाम। तो एफएमजी, जैसे मैं 23 सेशन का हूँ तो मुझे एफएमजी देना पड़ेगा, और जो हमारे बाद की सेशन है उनको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे जितना भी कंफ्यूजन्स होते हैं तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये जितने भी अपडेट रहते हैं सब भैया बता देते हैं, फैज सर। ठीक है। सूरज, आप बताइए कि ये जो आपने बताई कि प्रॉब्लम है, आप अभी कुछ छुट्टी-वुट्टी मिलती है 7 दिन में, या दिन में कोई वर्किंग नहीं, आवर्स हैं, या क्या है? कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है और कोई मतलब डेज का कोई ऑफ नहीं होता। उन्होंने 365 दिन में हमें 15 सीएल अलाउड है लेना। एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कल आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके हिसाब से छुट्टी मिलता है। बाकी 365 डे वर्किंग डे। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जब हमारा एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई हुआ, उसके बाद जब हमें यूपी गवर्नमेंट में अलॉटमेंट मिला ये कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद हम लोगों ने अपने यहाँ डीजीएमई से और जो रजिस्ट्रार है यूपी मेडिकल काउंसिल का, उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे बातचीत की, तो हमारा जो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहाल हो गया। तो इसलिए हम लोगों को 12,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो ये चीज मैं क्लियरिफाई कर, लेकिन मेरे साथ में कलीग जैसे दिल्ली में, जो हरियाणा में, पंजाब में, जितने भी जगह है, बाकी सब जगह पैसा नहीं मिल रहा है। राजस्थान में भी नहीं मिल रहा है किसी को स्टाइपेंड। इवन हरियाणा में पैसा ले रहे हैं इंटर्नशिप कराने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या कलीग है है सूरज, उनको, आप उनके बता लिए तो हाँ, उनसे 3-4 लाख रुपए रकम 1 साल की इंटर्नशिप के लिए लिया जा रहा है, और जिनके लिए 2 साल कर दिया गया है उनके लिए बहुत भारी दिक्कत आ गई है। भारी दिक्कत आ गई है। फैज साहब, जी। ये एक समस्या आपने सुनी सूरज साहब की, फिर उसके आपसे एक जी सवाल पूछना, फिर जिलुर रहमान साहब के पास जाऊँगा। जो बाहर से करके आ रहे हैं, उन्हें यहाँ सरकार जो है थोड़ा-सा कह लीजिए सरकार प्रेजुडिस से देखती है। जी सरकार जी थोड़ा प्रेजुडिस से देखती है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई इन बच्चों के सामने। सूरज बता रहे हैं कि उनको तो स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन जो यूक्रेन से बाकी बच्चे एफएमजी क्लियर करके इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको पैसे मिल तो नहीं रहे, देने पड़ रहे हैं। अभी 2023 अगस्त में एनएमसी ने एक गैजेट दिया था, एक एडवाइजरी गैजेट है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसके बारे में बताइए, गैजेट में क्या लिखा है, और उसको लेकर के तमाम बच्चों के ज़हन में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। जी। आपने अभी मुझे लगता है कि इस टॉपिक में सबसे अहम चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट जो जिनके बच्चे इंडिया में जिनके बच्चे अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पे, खास करके पेरेंट्स का एक बड़ा अमाउंट लगता है, और बच्चों का जो मेहनत होता है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उनका उनका वक़्त और उनकी मेहनत का तो कोई समझिए कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, क्या कितना उनका मेहनत लग रहा है। तो अभी एनएमसी ने पहले उन्होंने जो गजट 8 अगस्त 2023 को उन्होंने जो गजट निकाला था, मुझे लग रहा है कि इस गजट की तो जरूरत ही नहीं थी। जब हमने एक गजट निकाल दिया, एनएमसी ने एक गजट निकाल दिया 18 नवंबर 2021 को, और आप मेरे पास वो स्पीच भी आप देखेंगे कि जो श्री मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रूल्स हैं, हमने गजट बनाया कि इसको हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, जो बच्चे इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने फॉरेन जाते हैं वो जाएं, क्योंकि हमारे पास उतनी सीट है नहीं। क्योंकि या तो 80 लाख 1 करोड़ लगाएंगे वो, या तो 5 इयर्स तक तैयारी, सारे बच्चे तो उतना लॉन्ग टाइम तक तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एमबीबीएस का जो असल में कोर्स है, आप देखेंगे तो देखने में लगता है ये 6-7 साल नहीं, मिनिमम कम से कम 10 इयर्स का है। सूरज अच्छे से जान रहे हैं उस चीज को, वो है कि नहीं? कम से कम वो स्पेशलिटी कंप्लीट करते करते इनको 10 इयर्स लग जाता है। तो एक सोचिए कि एक उन्होंने अपना एक पूरा 10 इयर्स को उसके पीछे लगा दिया, और बदले में अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हासिल नहीं हो जैसा उनसे वादा किया गया है, तो फिर ये बहुत दुखद की बात है ये। तो आपने जैसे पूछा कि अभी 8 अगस्त 2023 को जो अभी एनएमसी का न्यू गजट आया है, इस गजट से पहले उन्होंने सबसे पहले पॉइंट्स के ऊपर क्या किया है कि गजट मेरे सामने ही है, मैं देखिए बता देता हूँ आपको कि उन्होंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट में एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बाहर एमबीबीएस बाहर के इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं वहां से, उनके लिए हमने एक एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। अब क्या अलर्ट जारी किया है? पहले उन्होंने नीचे में पहले पॉइंट्स में उन्होंने डाला कि जो 2023 का 18 नवंबर 2021 का जो गजट है, बिल्कुल उनका जो उनका वहां से एमबीबीएस वो करेंगे, वो सेम उस पैटर्न पे उनका एमबीबीएस होना चाहिए। अब 18 नवंबर 2021 को एनएमसी कहना क्या चाहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
है ना। अब उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो बच्चे इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने जाएंगे उनका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी कम्युनिकेशन का वक्त है, इंटरनेट का दौर है, और इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि मैं नीट क्वालिफाई नहीं करूँ एमबीबीएस करने मैं बाहर चले जाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो नीट क्वालिफाई उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बच्चे इंडिया में एमबीबीएस करते हैं हमारे यहाँ पे, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, वो क्या करते हैं, वो 54 मंथ्स का 4.5 साल का एमबीबीएस करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे फॉरेन में जाएंगे सेम एज इट इज हमारे बच्चों की तरह जो इंडिया में बच्चे यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं, सेम उनका भी एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ्स का होना चाहिए। अगले पॉइंट उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बच्चे एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं उनका 1 साल का इंटर्नशिप कराते हैं, रोटेशन। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा मीडियम होता है कोर्स का वो इंग्लिश होता है, चलिए वो भी ठीक है। अगले पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि जितनी भी कंट्रीज थे सबको उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस लाइसेंस, क्योंकि बच्चे हमारे पास एमबीबीएस जब कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं वो, तो हम उन्हें क्या करते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस लाइसेंस दे देते हैं। तब उन्होंने कहा कि फॉरेन की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट है, उनको 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद जैसे वो लोकल डोमिसाइल बच्चों को क्या करते हैं वहां पे प्रैक्टिस लाइसेंस देते हैं, सेम एज इट इज हमारे बच्चों को भी प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना कंपलसरी है। अगर प्रैक्टिस लाइसेंस आप नहीं देंगे तो हमारे इंडियंस का जान इतना सस्ता नहीं है कि हम अपने पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या कि कुछ कंसल्टेंट वगैरह इसमें भी ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है और जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं फॉरेन में जो प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं देती है वहां पे, क्योंकि देखते हैं कि अगर प्रैक्टिस लाइसेंस अगर हम इन्हें दे देंगे तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी प्रैक्टिस करने लगेंगे और ये भी करने लगेंगे, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा डॉक्टर यहाँ पे होने लगेंगे। तो मतलब हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जब तक क्राइसिस हो, तो ऐसी कंट्रीज में तो खैर कंसल्टेंट को भी और पेरेंट्स वगैरह को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जो प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं देती है। अब प्रैक्टिस लाइसेंस वहां पे जब एनएमसी दे देती है तो उसके बाद इस बजट में कुछ रहा ही नहीं जिसको निकालने की जरूरत है। ये निकला उस वक्त 8 अगस्त 2023 को, जिस वक्त नीट का रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ पे एडमिशन बिल्कुल पीक पे था। और यहाँ पे कहा गया कि अगर मैं अगले पॉइंट में कह रही कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट द इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड फॉलोइंग द करिकुलम में, अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जा रहे हैं फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में, हमारे जो रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, जो उनका ड्यूरेशन है, मीडियम है या प्रैक्टिस लाइसेंस अगर उसे वो कंट्री नहीं देगी तो हम उन्हें यहाँ पे लाइसेंस नहीं देंगे। ये बात तो जितनी भी बात है सारी बात तो 18 नवंबर 2021 की बात में सारी बहुत ज्यादा डिटेल्स में एनएमसी कह चुका है। लेकिन तो ये इस नए गैजेट के बाद से काफी जो माहौल है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो उसको काफी क्लैरिफाई किया फैज साहब ने। जरूर साहब ये बताइए कि आपने फैज साहब की बात सुनी, जो क्लैरिफिकेशन सरकार पहले दे चुकी थी, फिर ये गैजेट निकाला गया, और एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी इंटरेक्शन रही यूक्रेन के बच्चों के साथ, क्योंकि पूरा क्राइसिस कवर किया है। एनएमसी जब बिल बन रहा था उस समय सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राम गोपाल, उनसे बात हुई उस दौरान, तमाम लोगों की जो कंफ्यूजन थे। देश में सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे फीस काफी ज्यादा लगती है, कॉलेजेस है वहां लगती है, तो बच्चे विदेश जाके जब पढ़ रहे हैं तो उनको भी सरकार को थोड़ा सा उन पर लीन रहना, उनके ऊपर लीनियंट रवैया रखना चाहिए, उस स्पाइसेस से नहीं देखना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं एमबीबीएस, उनको थोड़ा सा प्रेजुडिस होकर के सरकार उनको देखती है और उनके साथ डील करती है। जी, ये बिल्कुल सही है। पिछले सालों का जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ऐसा ही रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से नेक्स्ट जो एग्जाम हमारे यहाँ शुरू होने जा रहा है देश में, और इसके जो रूल्स बनाए गए हैं, और जिस तरीके से इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों या विदेश के फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस हों, दोनों के बच्चों को या दोनों के पास आउट डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक ही टेस्ट निकालना होगा, ये बहुत अच्छी और खुशाइन खबर है। और इससे हम जो कम आंकते थे बाहर के डॉक्टर्स को, ये कम आंकने का सिलसिला मुझे लगता है कि बहुत हद तक कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, आप टेस्ट पास करिए देन यू कैन प्रैक्टिस। और टेस्ट पास करने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जैसे पहले मलाई मारते थे, कहिए कि पढ़े न पढ़े, इनके साथ तो बड़ी आसानी गवर्नमेंट करती थी। बाहर वाले अगर कोई बच्चा पढ़ के भी आ रहा है, इन सम केसेस वो एमडी भी निकाल लेते थे, एमएस भी निकाल लेते थे, लेकिन उससे पहले तक उनके साथ वही रवैया होता था। और यहाँ के बच्चे अगर 3rd ग्रेड के भी हो तो इनको प्रैक्टिस के लाइसेंस मिल जाते थे और ये आराम से वो करते थे। तो हमें लगता है कि इस के आने के बाद बाहर के बच्चों
की अहमियत भी बढ़ेगी और उनको जो कम आंका जाता था उस सिलसिले में भी कमी होगी। और बल्कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो मनमानी थी फीस के सिलसिले में, उसमें भी बहुत हद तक उस पर कंट्रोल होगा, क्योंकि जब बाहर बच्चे 25-30 लाख में जाएंगे एडमिशन लेने, तो यहाँ वो 1 करोड़ देकर क्यों पढ़ाई करेंगे। तो जब बाहर बच्चे ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे तो इनके कॉलेजेस की सीट जो है ना बचेगी, फिर ये खुद अपनी फीस को कम करने पर मजबूर होंगे, और ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। ठीक है। फैज साहब, ये बताइए, चूंकि आप बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनको हेल्प करते हैं एमबीबीएस करने में, जैसे कि आपने बताया सबसे अच्छा जो सिलेबस है वो बांग्लादेश का है, क्योंकि वो एनएमसी का ही लगभग कॉपी किया हुआ है, और हमारे देश का जो मौसम कह लें या डीएनए भी समझ लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त भारत का हिस्सा था, वो सब कुछ सेम है। तो बांग्लादेश और इंडिया में काफी सिमिलैरिटी है। आप अगर बताएं कि सबसे अच्छी, भारत के अलावा किस, बांग्लादेश आप पहले नंबर पर रखेंगे, बाकी और कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे सबसे अच्छी एमबीबीएस की पढ़ाई और भारत में आकर के एफएमजी एग्जाम देना हो या अगले साल से नेक्स्ट होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए बच्चा, तो वो रैंकिंग बताइए दूसरे देशों की भारत के अलावा। अभी आप उसके अलावा अगर देखेंगे तो नेपाल एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन नेपाल में थोड़ा सा बच्चों के साथ यही होता है कि नेपाल पहले 40 लाख के अंदर में बीबीएस करा देती थी, लेकिन अभी कुछ सालों में, लगभग मुझे लगता है 3-4 सालों में, नेपाल ने क्या किया कि उनकी भी जो बजट है वो 50 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में आ गया। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि जब 60 लाख तक एमबीबीएस जब मैं यहाँ नेपाल में खर्ची कर दूंगा, तो फिर मुझे नेपाल भेजने का क्या फायदा, फिर हो सकता है मैं 15-20 लाख रुपया और लगाकर मैं इंडिया में क्यों एमबीबीएस कराऊं यहाँ पे। तो नेपाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बजट के कारण अपने बच्चों को पेरेंट्स वगैरह नेपाल नहीं भेज पाते हैं। अब तीसरे नंबर पर जैसे आप, यूक्रेन था, लेकिन यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में जिस स्पीड से यूक्रेन राइज कर रहा था, खास करके मेडिकल फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपना सिलेबस वगैरह को और जितना कुछ जैसा एनएमसी के बिल्कुल पैटर्न पे लाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा समझिए कि अब यूक्रेन जो है वो ट्रैक पे आई थी, यूक्रेन अब ट्रैक पे आई थी, यूक्रेन का जैसे फ्लो वहां पे जा रहा था बच्चों का, सारी जितनी भी कंट्रीज है, सारी कंट्रीज को यूक्रेन छोड़ के टॉप 1 पे जा रहा था। लेकिन अब तो यूक्रेन के बारे में ऐसा हो गया कि मतलब बच्चे उस बारे में तो सुनना ही नहीं चाहते, वो अब कुछ उस टॉपिक की बात ही नहीं कर सकते। और चाइना का तो आपको पता ही कि जब से कोविड हो गया तो चाइना का एमबीबीएस ऐसे खत्म हो गया, वहां पे जो बच्चे गए हैं वो तो बहुत मुश्किल से निकल के आएंगे यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आप देखिए फिलीपींस की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन फिलीपींस में क्या होगा कि वहां पे वो 48 मंथ का एमबीबीएस कराती थी 4 साल का। तो एनएमसी ने कहा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी से 2 साल पहले उन्होंने साफ कह दिया कि जो बच्चे अगर 54 मंथ से कम का एमबीबीएस करेंगे तो उनकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब फिलीपींस में बच्चे जाना वहां भी समझिए ना के बराबर, कुछ कॉलेजेस है वो जो 54 मंथ्स का कराती है, लेकिन बच्चों को एक डर सा पैदा हो गया है, फिलीपींस खत्म हो गया। अब उसके अलावा आप तीसरे नंबर पे, अगर जैसे चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो फिर आ जाता है वो रशिया है, उज्बेकिस्तान है। लेकिन उज्बेकिस्तान में और इजिप्ट, ये इन 2 कंट्री से बच्चे अभी पास आउट होके जो है, जैसे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उससे बच्चे अभी पास आउट होकर इंडिया में नहीं आए वहां पे, लेकिन पढ़ाई उनकी अच्छी है, ज्यादातर इंडियन लेक्चर्स हैं वहां पे, और मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं बच्चों का, पढ़ाई अच्छी है वहां पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की यूनिवर्सिटी है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद है, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो रशिया है, उज्बेकिस्तान है, और फिर जो इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट है कोविड से पहले इजिप्ट फॉरेन स्टूडेंट को एडमिशन भी नहीं लेती थी वहां पे। अभी उन्होंने कहा किया कि जैसे कोविड खत्म हुआ, उन्होंने अभी जो बच्चे अब्रॉड के उन्होंने लेना शुरू किया है, लेकिन उनका इजिप्ट का एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ वहां पे। लेकिन इजिप्ट की पढ़ाई अच्छी है, रैंकिंग देखा जाए, कैरो है, एंसम्स है, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी जो है वहां की, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जब तक हमारे पास आउटपुट नहीं मिलेगा एफएमजी का, तब तक हम कह नहीं सकते कि क्या है। ठीक है, आउटपुट नहीं मिलता तक आप नहीं कह सकते क्या है। तो आपने बताया कि सबसे अच्छा बांग्लादेश, अगर जो बात आना चाहते हैं बच्चे बांग्लादेश जाए, फिर नेपाल, नेपाल के बाद तीसरा देश आपने बताया था, नेपाल है, उसके बाद रशिया रख दीजिए आप, रशिया है तीसरे नंबर, हाँ, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और इजिप्ट है, इजिप्ट। 5 देश है तो जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं उन 5 देशों में रखें। अब एक क्लोजिंग कमेंट ले लें। सागर, आप जो हमारा शो देख रहे हैं, बांग्लादेश में अपना जो आप पढ़ रहे हैं वहां का अनुभव बताइए, कैसा है अब तक का आपका अनुभव, जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको। हाँ जी सर, जैसे कि हमारा सर ने बताया ना कि पूरा जैसे कॉपी है पूरा इंडिया का, ये हमारा जो बुक्स हैं, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, सब टीचर्स जो है, इवन हमारे अनाटमी की जो टीचर है वो एम्स दिल्ली इंडिया से पढ़ी है, उन्होंने इंडिया से पढ़ाई की है उन्होंने। तो ऐसा है कि वहाँ पे पूरा सर्कलम जो है एकदम सेम रहता है, सिर्फ बुक्स वगैरह है, सब कुछ सेम रहता है, जो भी पढ़ाई है सब कुछ सेम है।
मतलब जो हमारे इंडिया में पढ़ाई होता है वही कुछ है, एकदम डिफरेंट कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ डाइसेक्शन है, वहाँ पे भी डाइसेक्शन हमारा होता है। इवन हम लोग को बॉडी दे दिया गया है कि आराम से 5-6 बच्चे आराम से एक बॉडी पे पढ़ो। मतलब डाइसेक्शन, इवन डाइसेक्शन इतने अच्छे से होता है, लेक्चर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स क्लासेस होते हैं, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती है वहाँ पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। सूरज भाई, डॉक्टर सूरज, आप बताइए, जो बच्चे आपको देख रहे हैं और बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं या उनके परिवार वाले आपको देख रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे उनको? मैं तो यही दूँगा, अगर इंडिया में नहीं होता, अगर जहाँ पे भी कम ड्यूरेशन में हो और सरकार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो वो दिल खोल के बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजों की फीस है, वो कोई अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई नॉर्मल फैमिली का मीडियम क्लास भी नहीं, 1-1 करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ एक-एक कॉलेज की फीस है। तो फॉरेन इसलिए बेटर है कि आप 25-30 लाख रुपए में एमबीबीएस भी करते हैं और आप दुनिया भी एक्सप्लोर करते हैं, आपकी समझ भी बढ़ती है और आके जब आप एग्ज़ाम देते हैं, अपने आप को प्रूव भी करते हैं और आप बेहतर डॉक्टर बनते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई अंतर नहीं है, चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो या इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो। लेकिन मैं लास्ट में अपने मुद्दे पे आता हूँ कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो यूक्रेन से करके आए थे, हमारे लिए तो यहाँ पे 2 साल कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ वाले जो यूके गए हैं, यूएस चले गए हैं हमारे साथ वाले, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो यूक्रेन से ही गए हों। मेरा रूममेट जो मेरे साथ रहता था, केरला का लड़का था अखिल, वो यूके गया और प्लेब देके उसने एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे स्टाइपेंड भी लगभग 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए के करीब, और उसके साथ कोई यूके में? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। आप जी, कि आप बाहर से आए हैं, आपके लिए 4 साल का कर देंगे, 3 साल, उनको कोई मतलब नहीं। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, मतलब यू आर प्रूवन, आपने पढ़ के आए हो। हमने भी यहाँ आने के बाद हमने एग्ज़ाम पास कर लिया। जो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है एफएमजी, इक्विवेलेंट नीट पीजी के होता है। वो एग्ज़ाम कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है कि आप नॉर्मल समझ सिलेबस गया, आता है। वो समझ गया। इक्विवेलेंट जो है नीट पीजी के होता है। उसके बावजूद हमारे साथ जिस तरीके का बिहेव कर रहे, इंटर्नशिप देने में 6-6 महीने लगाना, रिजल्ट जी, निकालने में इतना टाइम लेना, उसके बाद इंटर्नशिप जॉइन करने के बाद भी पैसा ना देना, उसके बाद उसका ड्यूरेशन 2-2 साल कर देना। सोचो, एक फॉरेन स्टूडेंट जो यूक्रेन से पढ़ाई किया और यूके में गया, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। हम अपने देश में ही आके ठीक, हमारे साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है। ज़रूर रहमान साहब, जो आपको इस वक़्त देख रहे हैं, बच्चे जो बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं, जो बाहर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि वो पढ़ कर के एमबीबीएस करें और यहाँ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फीस, आप क्या सलाह देंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे आपने कंट्रीज़ की रैंकिंग करके बताई और फैज़ साहब ने इस पर बहुत डिटेल्ड बातें रखी हैं विथ रीज़न और लॉजिक के साथ और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस तरह की बातों को सुने और इस तरह के इंटरव्यूज़ को ज़रूर सुने, 2-4-5 इंटरव्यूज़ को सुने और ख़ास तरीके से जो इस फ़ील्ड में ऑथेंटिक लोग काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर फैज़ साहब का इंफॉर्मेशन काफ़ी है, इन्होंने स्टडी काफ़ी की है, गवर्नमेंट के गज़ट्स का स्टडी किया है, डिफरेंट कंट्रीज का विजिट किया है और सैकड़ों बच्चों को इन्होंने भेजा है। तो इन जैसे एक्सपर्ट्स के व्यूज को जरूर सुने, इंटरव्यूज को सुने, इंफॉर्मेशन लें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर जाकर के इंफॉर्मेशन लें, गजट्स का स्टडी करें और फिर डिबेट, डिस्कशन और इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक नतीजे तक पहुंचे, फिर जाकर के किसी अच्छे कंसल्टेंसी के जरिए अपना एडमिशन लेटर निकलवाएं ताकि शुरू से लेकर के एंड तक उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको मदद दी जाए। और मैं इस डिबेट में माशाल्लाह जिस अंदाज से आपने इंफॉर्मेशन जनता के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखी है, हमें लगता है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने का मौका। जी, आखिर में फैज़ साहब, आप बताइए, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं हमें इस वक़्त और खासकर बच्चे और उनके अभिभावक जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जिनके अभिभावक भेजना चाहते हैं, उनकी क्या सलाह आपको? देखिए, सबसे जो मेरा इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि आप जो पेरेंट्स वगैरह मेरे पास आते हैं, मैं तो जानता हूँ, जैसे सूरज ने कहा कि एक मीडियम क्लास की फैमिली भी इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकती है। बिल्कुल 100% ये सही है, क्योंकि सूरज ने तो देखा और मुझे तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। मुझे जो बच्चे 3 इयर्स 4 इयर्स यहाँ पे तैयारी करने के बाद 500 550 भी मार्क्स लाने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसे नहीं मिल पाता है। वो तो उन बच्चों को तो ऐसा लगता है कि वो एमबीबीएस करने के लिए क्या कर लेंगे, वो इतनी बेचैन होते हैं वो। क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली मेरे चेयर के सामने, मेरे टेबल के सामने बच्चे आगे बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं,
तो उनका कितने क्या मेहनत है उनका तो मैं बता नहीं सकता हूँ। हालांकि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इंडिया में सीट्स इतने कम है कि 555 80 तक बच्चे जाने वाले, कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे सब 600 तक जाने वाले बच्चे, उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। हालांकि उन बच्चों को आप बिल्कुल उनका आंका नहीं जा सकता, वो बच्चे पढ़ने में उन्होंने मेहनत कम किया हो, या लैक ऑफ लर्न नॉलेज है, या लैक ऑफ उन्होंने स्टडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब उनका क्या होता है कि दो चीज है, या तो एमबीबीएस वो छोड़ देंगे या तो फिर बाहर मूव करेंगे वो। अब जब गवर्नमेंट ने उनके लिए गजट बना दिया, सब कुछ आसान कर दिया, तो मुझे चाहिए टाइम टू टाइम बच्चों को इस तरह से डराना नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एक अपना, ज्यादातर पेरेंट्स मैं जानता हूँ अपने प्रॉपर्टी बेची के पढ़ाते हैं उसे, क्योंकि जिनके पास अगर 80 लाख है तो फिर उनके पास 40 लाख भी है, लेकिन जिनके पास 80 लाख नहीं है तो वो 40 लाख कहाँ से इंतजाम करते हैं, वो पेरेंट्स जानते हैं, वो बच्चे जानते हैं। क्योंकि सागर अभी पढ़ रहे हैं, सूरज ने पढ़ाई किया वहां पे, ये सब बच्चे जो फॉरेन से जाते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास ही बच्चे जाते हैं, और बहुत समझिए वहां जाने के बाद वो बच्चे, मैं जानता हूँ किस तरह से दिन रात एक करके उनका एक ही सपना होता है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में आके सेटल होने के लिए, क्योंकि अपने हम सबको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। बच्चे चाहते हैं कि आके इंडिया में सेटल होकर, यहाँ पे इंडिया में आज भी क्या है, एक डॉक्टर का रुतबा और जो इज्जत आप देखेंगे, जो एक डॉक्टर के चेंबर में बड़ा सा कोई डीसीपी डीएम क्यों ना चले जाए, उसे सर ही कहता है ना। तो डॉक्टर, वो बच्चे भी जानते हैं कि हमारा वहां पर जाने के बाद पेरेंट्स को खाब बना हुआ है मेरा कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन के आएंगे, उनके नाम क्या आगे डॉक्टर लगेगा। तो जब वो एमबीबीएस करते हैं तो उनको जब आपने ये सारे गजट देके बाहर भेज दिया है, और जब वो गजट को अच्छे से फुलफिल करके उस यूनिवर्सिटी से आते हैं तो उन्हें लाइसेंस देना चाहिए। अब ये जब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो उसे स्टाइफन भी देना चाहिए। स्टाइफन क्या है, जो गिफ्ट है बच्चों के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, है ना। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको ऐड करूंगा इसमें, कि नेक्स्ट ईयर जो गवर्नमेंट ला रही है, एनईएक्सटी ला रही है, नेशनल एग्जिट टेस्ट ला रही है, तो इसमें तो अब जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे जो मस्तियां करते थे और बच्चे को पढ़ाई करते थे और उन्हें लाइसेंस आसानी से मिल जाती थी, तो अब गवर्नमेंट तो फिल्टर कर देगी इसमें से। कैसे फिल्टर करेगी, वो जब सारे जितने भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, जब नेक्स्ट के एग्जाम में बैठेंगे, वो एक बच्चा 25 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट किया, एक बच्चा 1 करोड़ में 1 करोड़ 5 लाख में 1 करोड़ 10 लाख में उन्होंने एमबीबीएस यहाँ पे कंप्लीट किया। उन बच्चों का जिन्होंने 1 करोड़ में एमबीबीएस किया, उनका लाइसेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं निकल पाया। जिन्होंने 25 लाख में एमबीबीएस किया, उनका लाइसेंस एग्जाम निकल गया। तो उनकी रैंकिंग जो है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे गवर्नमेंट रैंकिंग कर देगी। वो यूनिवर्सिटी को आपको रैंकिंग बताने की जरूरत नहीं है, वो सब एमएनएमसी के रैंकिंग में आ जाएगी। अब जो इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो अभी मनमाना पैसा ले रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि जब इनमें बच्चे लाइसेंस के एग्जाम नहीं निकालेंगे, इनमें मैं कहता हूँ कि 10% भी बच्चे एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा इनका, क्योंकि पहले जो मस्ती करके जिस टाइम निकल गया, गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल अब चेंज कर रही है अगले साल से। और फॉरेन के बच्चे 2 साल इंटर्नशिप करेंगे। जब 2 साल इंटर्नशिप करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 साल इंटर्नशिप करने के बाद डॉक्टर में थोड़ा क्वालिटी तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, नो डाउट, है कि नहीं। एक और दूसरा चीज क्या है कि जब 2 साल जी इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, 2 साल इंटर्नशिप करने के बाद लाइसेंस यहाँ क्लियर करेंगे और गवर्नमेंट फिर से लाइसेंस देगी। ठीक है, तो हम लोगों ने चर्चा करी और कोशिश करी कि बहुत आम भाषा में जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या अभिभावक जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं एमबीबीएस, और उतना पैसे नहीं है कि यहाँ प्राइवेट में पढ़ा पाए, वो जरूर देखें इस शो को, शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।